वेलकम। हेलो दोस्तों, एग्जाम एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले जो है हम बाल विकास की कक्षाएं चल रही थी, लेकिन जो है बीच में पर्यावरण की कक्षाएं भी जरूरी हैं, तो हम जो है ये चैप्टर जो है पर्यावरण पर हमारा आधारित है। पर्यावरण पे हमने जो है 5-6 वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं, तो हमारा लगभग 7वां-8वां वीडियो है पर्यावरण के बारे में, जिसमें क्वेश्चन 0 to हीरो क्वेश्चन सीरीज भी उसमें सम्मिलित है। तो हम जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक आध प्रश्न इसमें से, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो जीआईसी की परीक्षा हो रही है लेक्चरर की है, उसमें भी ये समान रूप से उपयोगी है। ये चैप्टर महत्वपूर्ण है सभी, चाहे आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा, कोई भी एग्जाम हो, पर्यावरण का चैप्टर चूंकि महत्वपूर्ण होता जा रहा है खंडे, तो इसमें भी जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक महत्वपूर्ण चिंतन का विषय है पर्यावरण की दृष्टि से, जिसको जो है जानना भी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को हरित क्रांति के बारे हरित गृह प्रभाव के बारे में, इफेक्ट के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कारण क्या है, इसका प्रभाव मानव जीवन पे क्या है। तो वही चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद जो है प्रश्न श्रृंखला आएगी, फिर जो है बाल विकास, ऐसे हमारा चलता रहेगा, तभी मिशन 1, 2, 3 प्लस का पूरा हो पाएगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा पहले प्रकाश डालेंगे। वास्तव में ग्रीन हाउस जो गृह प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसकी संकल्पना, क्या संकल्पना अर्थात इसके विचार का प्रतिपादन कौन सर्वप्रथम किया था, तो जोसेफ फोरियर ने। कौन? जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में, इतना पहले इसकी संकल्पना जो है जोसेफ फोरियर द्वारा जो दे दी गई थी 1824 में। भी प्रश्न जो है कई बार पीसीएस में पूछा गया है, तो पहले हम यही जान लिया कि संकल्पना सबसे पहले जोसेफ फोरियर द्वारा 1824 में परिकल्पना जो है दी गई थी। अब अगर हम हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें, तो सौर ऊर्जा, जैसे जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो है ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है, सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा जो हमको सूर्य से मिलता है, तो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं, सूर्य की किरणें ही पूरे जो है जगत का, ब्रह्मांड ऊर्जा का स्रोत हैं। चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, सभी किसके प्रकाश से प्रकाशित हैं? सूर्य के। चंद्रमा का प्रकाश भी जो है हमको रात में मिलता है पृथ्वी की तरफ, रिफ्लेक्शन किसका है? सूर्य के प्रकाश का है। तो सूर्य का प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय किरण के रूप में कहाँ पहुँचती हैं? पृथ्वी पर। सूर्य की किरणें जो हैं विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में कहाँ पहुँचती हैं? पृथ्वी पर। इसे ही क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा जब विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में पहुँचती हैं तो इसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। हम जान ही रहे हैं, सामान्य सी बात है। इसी सौर ऊर्जा में पराबैंगनी किरणें हैं, दृष्टिगोचर विकिरण है और रक्त विकिरण है। पराबैंगनी किरणों की बात करें तो इसका अध्ययन हम जो है पहले कर चुके हैं। कहाँ किए हैं? याद करिए, जब हम जो है चर्चा कर रहे थे ओजोन परत का। ओजोन परत के बारे में आया था कि जैसे हमारा जो है वायुमंडल जो है कई जो है लेयरों में विभाजित है, लेयरें बटी हैं। ऐसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, बहिर्मंडल है, ऐसे पूरा जो है 5-6 मंडलों में इसका डिवाइडेशन किया गया है। ओजोन को समताप मंडल में ओजोन मंडल बताया हूँ। तो ओजोन मंडल, इसी मंडल में समताप मंडल, या इसी को क्या कहते हैं? समताप मंडल, या इसी को अंग्रेजी में क्या कह दिया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में क्या स्थित है? ओजोन मंडल। इसी में जो है ओजोन लेयर, समताप मंडल में ही क्या है? ओजोन परत है। ओजोन परत से ही क्या होता है? जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो छन के आती हैं। जैसे उदाहरण में हमने बताया था, हम घर में चाय जो है पीते हैं, बनाते हैं, तो छान के पीते हैं, तो छन्नी में चाय की पत्ती छन जाती है। उसी तरीके से क्या होता है? समताप मंडल में स्थित ओजोन परत से पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं? छन के आती हैं। अर्थात अगर हम तुलना करें छन्नी से, तो छन्नी का काम कौन कर रहा है? ओजोन परत। इसी से छन के किरणें आती हैं, तब ये जो है हानिकारक नहीं होते, नहीं तो मानव के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होंगी। अब इसी में जो है दृष्टिगोचर विकिरण और रक्त विकिरण, 2 प्रकार की विकिरण और पृथ्वी तक आती हैं। तो ये विकिरण क्या करती हैं? ऊष्मीय विकिरण के रूप में आती हैं। कैसे? ऊष्मीय विकिरण के रूप में आती हैं। जब ये ऊष्मीय विकिरण के रूप में पृथ्वी तक आएंगी
तो पहले जो है पृथ्वी का क्या गर्म होगा, ऊष्मी विकिरण के रूप में आएंगे। तो सूर्य गर्म होने कैसे गर्म करेंगे पृथ्वी को, इसको हम देख लेते हैं। इस विकिरण से ऊष्मी विकिरण के रूप में आएंगी। अर्थात अगर जैसे मान लीजिए चित्र भी हम साथ में देखते चलेंगे, पृथ्वी है, इसको हम पृथ्वी मान लिए हैं। तो पृथ्वी पे दृष्टिगोचर विकिरण और विकिरण आएंगे। पहले पृथ्वी के जो है धरातली क्षेत्र, अर्थात जो धरातली क्षेत्र पृथ्वी का है, ये गर्म होंगी। किसके माध्यम से, इन किरणों के माध्यम से। कौन गर्म हो, पृथ्वी के धरातली क्षेत्र गर्म होगा। धरातल क्या होगा, गर्म होगा। अब जब धरातल गर्म हो जाएगा तो एक हम जैसे फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। 3 विधियों के बारे में जानते होंगे, ना जानते हो तो जान लीजिए। चालन है, संवहन है और विकिरण है। चालन, संवहन और विकिरण, 3 विधियों द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। यहाँ जो है कॉन्सेप्ट बनाते चलिए, जैसे मैं बार बार बनाता हूँ, केवल प्रश्नों पे जोर मत दीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट बना तो प्रश्न हर कर लेंगे, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएंगे। वो कि एक पेज में स्मार्ट बोर्ड हो, एक पेज लगा कर प्रश्न की व्याख्या करते जाइए, तौर तरीका नहीं। पहले हम किसी चीज पे कॉन्सेप्ट अपना बनाते हैं। कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो हम प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन विकिरणों से जो है क्या गर्म होगा, पृथ्वी का जो है धरातली क्षेत्र गर्म होगा। फिर इसमें जो है ऊष्मा संचरण के माध्यम से चालन, संवहन और विकिरण विधियों से क्या गर्म होगा, ये वायुमंडल गर्म होगा। अर्थात पृथ्वी गर्म होगा इन विकिरणों से। फिर जो है ऊष्मा संचरण की विधियों चालन, संवहन और विकिरण द्वारा जो है पूरा वायुमंडल क्या होता है, गर्म हो जाता है। चालन क्या है, थोड़ा हम इसको भी समझ लेते हैं, हो सकता कहीं पूछा जा सके। चालन में क्या होता है, इसमें पदार्थ के अणु जो है आपस में स्थान नहीं बदलते हैं और अपनी ऊष्मा को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं चालन में। जैसे पानी हम गर्म करते हैं केतली में या किसी जो है पात्र में, जब गर्म करेंगे तो ऊपर का पानी क्या होगा, ऊपर का पानी पहले गर्म होगा, फिर जो है इसका स्थान गर्म का, ये जो नीचे ठंडा पानी है लेता जाएगा और एक समय ऐसे आएगा पूरे पात्र का पानी गर्म होता जाएगा। अर्थात इसमें क्या हो रहा है, सॉरी ये संवहन में होगा। चालन में जैसे मान लीजिए एक छड़ है, तो एक छड़ है लोहे की, अगर हम पकड़े हैं, बीच में पकड़ लिए हैं, तो क्या होगा, अगर यहां से है यहाँ गर्म करेंगे तो धीरे धीरे इसके ऊष्मा का क्या होगा, चालन यहां तक हो जाएगा, पूरा ये जो है गर्म। अर्थात एक अणु दूसरे अणु को क्या कर रहे हैं, अपनी ऊष्मा को स्थानांतरित कर रहे हैं, लेकिन स्थान परिवर्तन जो है नहीं कर रहे हैं। लेकिन संवहन में क्या होगा, संवहन में इसमें अपना स्थान जो है परिवर्तित कर लेंगे, इसमें पदार्थ के अणु अपना स्थान जो है परिवर्तित कर लेंगे। जैसे अभी हमने उसका उदाहरण वहां बता रहा था गलती से, तो इसमें जैसे मान लीजिए पानी है, पानी का ऊपरी भाग गर्म हो जाएगा तो नीचे के अणु क्या होंगे, अपना स्थान बदल के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरीके से अणु बदलने, बार बार बदलने से पूरा पानी पात्र का क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये स्थिति दूसरी होगी संवहन की। विकिरण में इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दूर हम ठंडी में जो है, इस समय ठंडी बहुत पड़ रही है, तो अलाव में हम जो है सेकते हैं हाथ, तो अलाव वहां जल रहा है लेकिन हम यहाँ हाथ सेक रहे हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है एक इसका। हम जो है विकिरण के माध्यम से ऊष्मा प्राप्त करें, अर्थात ऊष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम से हो रहा है, तो ऐसा क्या है, विकिरण। पृथ्वी भी गर्म होती है एक मेन मुख्य रूप से विकिरण के माध्यम से ही, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आने में कोई माध्यम नहीं है आगे ना। तो इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से जब हमारी जो है पृथ्वी यहाँ गर्म हो जाएगी, तो इसके माध्यम से पूरा जो है वायुमंडल क्या होगा, गर्म हो जाएगा संचरण विधि से। अब ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो यहाँ तक की स्थिति ठीक है। सूर्य की विकिरण आई, सूर्य से प्रकाश आया, दृष्टिगोचर विकिरण, अवरक्त विकिरण, सभी प्रकार की विकिरणें आए, पृथ्वी को गर्म की। पृथ्वी पे जो है उष्मा के संचरण के माध्यम से, संवहन, चालन, विकिरण के माध्यम से पूरा वायुमंडल गर्म हो गया। यहाँ तक स्थिति आई। अब पृथ्वी धीरे धीरे जब गर्म हो गई तो धीरे धीरे ठंडी भी होगी, सूर्योदय होगा। जैसे हम जानते हैं पृथ्वी जब ठंडी होगी, अब चित्र पे आ जाते हैं। यहाँ विकिरण आई, हमने बताया सूर्य की किरणें आई पृथ्वी पर,
फिर क्या हुआ कि पृथ्वी जो है गर्म हुई, फिर जो है चालन, संचरण, संवहन, विकिरण के माध्यम से पूरा वायुमंडल गर्म हुआ। अब यहाँ तक पूरा जो है रिफ्लेक्ट होके क्या हो रहा है, पृथ्वी जब ठंडी हो जाएगी तो वायुमंडल से एक जो है विकिरण फिर क्या होंगे, परावर्तित हो जाएंगे सूर्य की तरफ, फिर जो है क्या हो जाएंगे, चली जाएंगी। इधर से भी उदाहरण क्या दिया गया है, इसमें अवरक्त विकिरण क्या होगा, सब बाहर चला जाएगा। अर्थात एक बार आ रहे हैं, सीधा से इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आएंगी सुबह, जैसे है जब सुबह किरणें आएंगी, ऐसा नहीं पूरे पृथ्वी पे का टाइम दिन रात हो रहा, अलग अलग हो रहा, लेकिन जैसे भारत की स्थिति की बात करें, ये एक जगह समझने के लिए केवल, सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आई, पहले जो है धरातल गर्म हुआ, फिर जो है ऊष्मा के संचरण द्वारा, ऊष्मा के संचरण की जितनी विधियां, चालन, संवहन और विकिरण द्वारा पूरा वायुमंडल हमारा गर्म हो गया। अब जब शाम होगा तो पूरे विकिरण जो किरणें आई हैं ये वापस जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी, पृथ्वी से बाहर जाता हुआ अवरक्त विकिरण लिखा गया, बाहर जाएंगी। यहाँ तक तो ठीक है, प्रकृति एकदम संतुलित है, मानव पे इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितनी किरणें आई हैं उतनी वापस चली गई, एक संतुलन पृथ्वी का तापमान बना है, दिनचर्या है, चल ही रहा है। लेकिन स्थिति जो है कैसे बदल जाती है, इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा जो है क्या होगा, अवशोषित अवरक्त विकिरण हो जाएगा। लेकिन जब वायुमंडल से, जैसे पृथ्वी पर गैसें आई, जब वायुमंडल से पृथ्वी गुजर रही है, किरणें फिर वापस जा रही हैं, तो रास्ते में क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसें, कुछ भाई लोग वहां रुके हुए हैं जो क्या करेंगे, इन विकिरण को क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे, जो ऊष्मारोधी गैसें हैं। कैसी गैसें हैं, ऊष्मारोधी गैसें, ऊष्मारोधी गैसें हैं। ये क्या करेंगी, विकिरण को जो है अवशोषित कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी। जितनी इनकी मात्रा ऊष्मारोधी गैसों की बढ़ती जाएगी, उतना जो है ये क्या करेंगे, सूर्य की किरणों को अवशोषित करते जाएंगे और टेम्परेचर पृथ्वी का उतना बढ़ता जाएगा। ऊष्मारोधी गैसें कौन सी हैं, अब ये लोग कौन है जो रास्ते में जो है रोक ले रहे हैं सूर्य की किरणों को, तो इसमें जैसे जलवाष्प हो गया, जलवाष्प, ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी इसको हम वहां देखेंगे, और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, ऊष्मारोधी गैसें, ये सब किसको कर ले रहे हैं, जो किरणें जा रही हैं वापस विकिरण, उनको कुछ भाग को क्या कर ले रहे हैं, अवशोषित कर लेंगे। तो ये अवशोषित जब कर लेंगे तो क्या करेंगे, पृथ्वी के टेम्परेचर को क्या करेंगे, यहां से देखिए फिर जो है ये पृथ्वी के तापमान में क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे ना। तापमान में वृद्धि हो, जब वायुमंडल गर्म हो जाएगा तो जाहिर से बात है पृथ्वी गर्म हो जाएगी। जैसे कांच गृह होता है, कांच घर होता है, अगर इसमें ऊष्मा रहती है तो कांच गृह अंदर इसको बाहर नहीं जाने देता है। उसी सेम तरीके से हमारी पृथ्वी है, पूरा वायुमंडल एक कांच गृह के रूप में बना लेता है, जिसमें से जो है ऊष्मा इसको क्या करता है, बाहर नहीं जाने देता है। इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है, हरित गृह, हरित गृह प्रभाव। यही कारण है कि इसको जो है हरित गृह प्रभाव के रूप में संबोधित कर दिया जाता है। कारण यह है कि यही सबसे खतरनाक स्थिति है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो क्या कर ले रही हैं, अवशोषित कर ले रही। अब इनकी मात्रा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन CFC है, जितना हम AC का यूज करेंगे, जितना जो है हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे, ये सब क्या करेंगे, उनकी विकिरणों को अवशोषित कर लेंगे। जब अवशोषित करेंगे तो जाहिर से बात है कि टेम्परेचर जो है ज़्यादा पृथ्वी का बढ़ेगा। तो यहाँ एक कांच गृह बन जाता है हरित गृह प्रभाव। यहाँ तक जो है बात हम समझ गए होंगे। अब आता है ग्रीन हाउस प्रभाव में कुछ गैसें अपना योगदान देंगी, है वही चीजें, अब उनको हम केवल परसेंटेज के रूप में यहाँ देखेंगे कि किसका कितना योगदान है। परीक्षा की दृष्टि से ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे जलवाष्प है, ग्रीन हाउस प्रभाव में, अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव में किन गैसों का योगदान ज्यादा है, कंट्रीब्यूट कौन जो है ज्यादा करते हैं, तो उसके बारे में। तो इसमें जलवाष्प की मात्रा है 36 से जो है 70% है। जलवाष्प सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो क्या है, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में कौन योगदान करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में योगदान देती है, तो जलवाष्प है। दूसरे पे है CO2,
कौन सी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा कितनी? 9 से 26%। कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस कहा ही जाता है। अगर ग्रीन हाउस कह दिया जाए तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की चर्चा हो रही है, लेकिन साथ में जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब हैं। कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो कैसे बढ़ा, जैसे हम थोड़ा सा पीछे अगर जाते हैं, अर्थात औद्योगिकरण के पहले, जैसे 1750 से, कब से? 1750 से अगर हम इस चीज को देखते हैं, इसके बाद से औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है शुरू होती है, तो 1750 में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की दर जो है अगर हम देखें तो लगभग जो है 250 ppm थे, 250 ppm। लेकिन अगर अब आज की स्थिति की हम अगर बात करें, लगभग 450 ppm की स्थिति तक हम जो है पहुंच चुके हैं। तो स्थिति यहाँ तक इतनी खराब हो चुकी है कि जितना जितना इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी उतना क्या होगा कि जो ये हरित ग्रीन हाउस प्रभाव है उसमें वृद्धि होगी। जब CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी तो स्थिति ऐसी होगी कि जो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दुनिया में जितने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो क्या होंगे? पिघलना शुरू करेंगे। जब पिघलना शुरू करेंगे तो समुद्र तटीय जो चाहे देश हों चाहे देशों के शहर, उनके डूबने का खतरा जो है बढ़ जाएगा। जैसे हमारा जो है समुद्र तटीय जो है शहर मुंबई है, मुख्य रूप से कहा जाए, भारत की आर्थिक राजधानी है। जैसे मालदीव है, एक देश है जो द्वीपीय देश है, उसके भी डूबने का खतरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ग्लेशियरों के जो है पिघलने से। तो यहाँ तक स्थिति ये कार्बन डाइऑक्साइड की है। अगला गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस मेथेन है, 4 से 9% है। मेथेन गैस बताया हूँ, जानवरों की जुगली करने, धानों के खेतों से भोजन जो फेंक देते हैं शादी विवाह अन्य कार्यक्रमों से, उन जब सड़न होती है तो उसके रिएक्शन से भी मेथेन गैस निकलती है। ओजोन है, ओजोन 3 से 7% है। O3, CH4, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर और AC में इसका यूज किया जाता है। ये क्या करता है? जैसे हमने बताया कि इसका मुख्य सबसे हानिकारक प्रभाव एक हो रहा है, जब ये समताप मंडल में गैस जाती है CFC की, तो जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है, परत है जो, उसके अणुओं को, इसके अणुओं को क्या करती है? रासायनिक क्रिया करके इसको क्या करती है? तोड़ने का काम करती है, जो बहुत हानिकारक है। CFC के अधिक प्रयोग से क्या होगा? ओजोन परत कमजोर होगी। जब ओजोन परत कमजोर होगी तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर जब सीधे आएंगी तो इसका मानव और जीव जंतुओं पौधे पे इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पड़ेगा। अगला क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में चर्चा हो ही गई। अब इसमें दो गैसें और हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऐसे और गैसें हैं जिनकी जो है कहा जा सकता है हरित गृह प्रभाव में बहुत नगण्य योगदान है, बहुत कम योगदान है। लेकिन अगर विकल्प में ये सब नहीं रहेगा तो अगर ये रहेगा तो इसको जो है हम क्लिक कर सकते हैं, तब उत्तर सही हो जाएगा। तो प्रमुख रूप से कौन गैसें हैं? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इनके अलावा दो माइन्यूट गैसें पाई जाती हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अब ये बात हम जान गए होंगे, इतना तो हमारा कॉन्सेप्ट बन गया होगा। जब हमारा इतना कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो जो हमको प्रश्न पूछा जाएगा इस पर आधारित हम उसको आसानी से जो है हल कर लेंगे। इसमें से प्रश्न पूछा ही क्या जाएगा, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न तो पूछा जाएगा, बता दिया कि इसकी संकल्पना सबसे पहले कौन दिया था, तो जोसेफ फूरियर बता ही दिया उसके बारे में। अब जैसे मान लीजिए पूछ लेगा कि सर्वाधिक योगदान कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव में अपना योगदान देने वाली जलवाष्प है। ये गैस का पूरा जो है याद रखेंगे कि कौन कौन सी गैसें जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में अपना योगदान देती हैं। यहाँ से प्रश्न हो गया, दो हो गया। अगर ये चार्ट समझ गए होंगे तो आपको ग्रीन हाउस प्रभाव पढ़ने में समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसको मैंने बता दिया कि कैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आएंगी, कैसे वापस जाएंगी, कैसे कुछ दुश्मन लोग बीच में मिलेंगे जो उनको कुछ भाग को अवशोषित कर लेंगे, जिनको हम ऊष्मारोधी गैसें कहेंगे। जब वो गैसें अवशोषित कर लेंगे तो पृथ्वी पर जो है तापमान पृथ्वी का बढ़ा देंगे। जब बढ़ा देंगे तो पृथ्वी पे जितने ग्लेशियर हैं पिघलने लगेंगे, पिघल के उनका पानी नदियों में, समुद्र में जाएगा। तो पड़ोसी जो राज्य होंगे
जो राज्यों के बड़े शहर होंगे वो डूबेंगे, ऐसे ऐसे कई देश भी डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। यहाँ तक हम जान गए, प्रश्न ऐसे हल कर लेंगे। अब जैसे पूछ लिया जाए कि ग्रीन हाउस, जैसे कंफ्यूजन करने के लिए कुछ गैसें उसमें दे दी जाती हैं, जैसे आर्गन। अगर पूछ ले कि क्या आर्गन एक ग्रीन हाउस गैस है, तो यहाँ उत्तर होगा नहीं, एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसी तरीके से हाइड्रोजन पूछ लेगा, तो हाइड्रोजन क्या एक ग्रीन हाउस गैस है? नहीं, विकल्प में ऐसे दिया रहेगा। आप तो पहली चीज तो इसको रट लेंगे, समझ लेंगे कि कौन कौन सा गैस है। अगर इसमें आर्गन दे देता, हाइड्रोजन दे देता है, SO2 दे देता है, ओ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अगर दे देता है, वास्तव में सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? अम्लीय वर्षा के लिए। बार बार इसको कहाँ दे देता है? ग्रीन हाउस में। तो कंफ्यूज करने के लिए देता है कि कंफ्यूज हो जाए, ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होगा। कैसे? हमने इसकी चर्चा की थी कि मथुरा तेल रिफाइनरी से इसका उत्सर्जन होता है और ताजमहल के कलर को जो है हल्का पीला करता चला जा रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए दिशा निर्देश भी जारी किया है। तो ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए अगर आपको आर्गन मिल जाए, हाइड्रोजन द्विआण्विक गैस है, इसको जानते रहिए। भविष्य का ईंधन भी इसको कहते हैं, हाइड्रोजन को भी जानते रहिए। तो SO2 ये गैसें, ये जो है, ये जो है ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार नहीं है। SO2 इसमें से जो है सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। इतना आप जानते रहिए, तब जाके जो ग्रीन हाउस पे प्रश्न आएगा उसको कर लेंगे। अभी इसमें कारण और एक इफेक्ट वाला जो वीडियो आएगा कि ग्रीन हाउस के रीजन क्या है। रीजन तो एक प्रकार से हमने एक बहुत खाका बना दिया है, लेकिन थोड़ा उसमें और अभी जोड़ के बताऊंगा। और प्रभाव के बारे में, प्रभाव तो उसका कैसे पड़ेगा, किस पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, इसकी चर्चा एक अलग वीडियो में रहेगी, छोटी रहेगी, 15 मिनट का वीडियो रहेगा, तो उसमें पूरा कवर कर लिया जाएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है पढ़ते रहिए। इसी तरीके से पर्यावरण पे वीडियो भी, प्रश्न, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन सीरीज एक पर्यावरण पे आएगा, फिर जो है बाल विकास का चैप्टर चलता रहेगा। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और जो है हमारा मिशन 1 2 3 प्लस 123 प्लस जरूर पूरा होगा। आप लोग अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। थैंक यू।